हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक है उत्तराखंड पीसीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन जो कि इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। ये मेन एग्जाम 2012 का एक छोटा सा रिकैप है जो कि हम क्वेश्चंस के आंसर्स के थ्रू इसमें देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, हिंदू ग्रोथ रेट क्या है और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। 20 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट ये है कि हिंदू ग्रोथ रेट क्या है, ये जीडीपी से रिलेटेड है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए ये रेफर करता है एक लोअर एनुअल ग्रोथ रेट को इकोनॉमी की इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले 1991 से पहले के टाइम में, जो कि स्टैग्नेट हो गई थी जिस समय इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी 3.5 के अराउंड 50 से 80 के बीच में, जबकि पर कैपिटा इनकम का एवरेज था अराउंड 1.3%। तो उस समय के सिस्टम को हिंदू ग्रोथ रेट हम टर्म करते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था प्रोफेसर राज कृष्णा ने, जो कि एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। 1978 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। तो थोड़ा सा और इसे डिटेल में देख लेते हैं। तो टर्म इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले के टर्म में जो ग्रोथ रेट कम था उस समय ये काउंट की जाती है, सॉरी, इंडिपेंडेंस के बाद जब अदर कंट्रीज ग्रोथ के लिए लड़ रहे थे उस समय ये जो एक टर्म था ये आया। हिंदू इसलिए आया क्योंकि इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया कि जो हिंदू व्यू पॉइंट है फैटलिज्म का और कंटेंटेडनेस का, वो रिस्पॉन्सिबल था इस ग्रोथ रेट को स्लो करने के पीछे। पुअर ग्रोथ रेट अलोन इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट इतना ही आपके लिए इसमें काफ़ी है। 20 वर्ड्स के लिए सफिशियंट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी से हम क्या समझते हैं? तो सिंपल टर्म्स में समझें, ये सारे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज या जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं मॉनेटरी अथॉरिटीज के पास अलग अलग कंट्रीज की, ताकि वो फाइनेंस कर सकें जो डेफिसिट है, जो कमी है उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जब बाकी सारी जो सप्लाई के सोर्सेज हैं फॉरेन फंड्स के वो कम पड़ जाएं। उस केस में जब ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फैसिलिटीज का जो वो यूज करते हैं, वो इंटरनेशनल लिक्विडिटी है, जो कि आंसर में आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट है ये एसोसिएटेड है इंटरनेशनल पेमेंट से, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को करने से आती हैं, गुड्स और सर्विसेज का। ये जो लिक्विडिटी होती है इसमें सभी रिसोर्सेज आते हैं जो कि मॉनेटरी अथॉरिटीज यूज करती हैं ताकि वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को मीट कर सके। ये जो लिक्विडिटी है ये रेंज करती है एसेट्स जो कि रेडिली अवेलेबल हैं रिसोर्सेज के फॉर्म में, ताकि एक्सटेंसिव निगोशिएशन के बाद भी उन्हें हम यूज कर सकें। जो प्राइमरी मीडियम होता है इंटरनेशनल लिक्विडिटी का, जनरली वो गोल्ड होता है, एंड वो फॉरेन करेंसी जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जाती है, जैसे कि डॉलर, फॉर एग्जांपल डॉलर। जो प्रॉब्लम आती है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आती है इंटरनेशनल लिक्विडिटी के केस में। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी और डोमेस्टिक लिक्विडिटी में क्या डिफरेंस है। डोमेस्टिक लिक्विडिटी के कंपैरिजन में इंटरनेशनल लिक्विडिटी में बस इतना फर्क है कि अपार्ट फ्रॉम मनी, जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, पोस्टल सेविंग्स होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, वो सब डोमेस्टिक लिक्विडिटी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है। अगला आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करंट अकाउंट डेफिसिट। सबसे पहले करंट अकाउंट डेफिसिट को समझने से पहले हमें छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी कि ये किस चीज को इम्प्लाई कर रहा है या कहाँ से ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल करंट अकाउंट डेफिसिट का आ रहा है। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें डाली हैं, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है और उसका कॉन्सेप्ट इससे कैसे हम समझ सकते हैं। थोड़ा इसमें इसके आंसर को कंसिडर कर लेते हैं, देख लेते हैं इसके आंसर को। तो ये इंडिकेट करता है कि कंट्री इंपोर्ट कर रही है ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के कंपैरिजन में। इंपोर्ट ज़्यादा है मतलब इंपोर्ट कर रही है, भेज नहीं रही है सामान ज़्यादा, खरीद रही है सामान ज़्यादा। ठीक है। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज होती हैं जनरली वो सरप्लस में रन करती हैं, और
जो होती हैं वो डेफिसिट में रन करती हैं। जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है ये हमेशा एक नेगेटिव फैक्टर नहीं होता है इकोनॉमी के लिए। कई बार हम एक्सटर्नल डेट को भी यूज करते हैं ताकि हम फाइनेंस कर सकें अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट्स को अपनी कंट्री में। इंडिया का जो करंट अकाउंट पोजीशन है वो लार्जली डेफिसिट साइड में है क्योंकि हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो वो एक रीज़न इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इम्पॉर्टेंट 7 कुछ कॉजेज़ हैं जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। कभी-कभी हायर इन्फ्लेशन हो सकता है, कभी-कभी ओवरचार्ज्ड एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो गया, उस केस में भी हमारा डेफिसिट बढ़ सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, उसमें इम्पैक्ट बढ़ सकता है। डिक्लाइन हो रहा है एक्सपोर्ट सेक्टर में, हम बोरो कर रहे हैं किन से मनी, फाइनेंशियल फ्लो हो रहा है फाइनेंस का, रिसेशन आ गया है किसी दूसरी कंट्री में, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसमें फ़र्क देते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। अब वो कह रहा है राइट टू रेवेन्यू सोर्सेज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू के सोर्सेज क्या-क्या हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 पार्ट में रेवेन्यू आता है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है पहले उसे देखते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब कि जब इनकम गवर्नमेंट अर्न करती है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से या मोनोपोलीज से, वहां से जो पैसा आता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। बोरोइंग कर रहे हैं हम इंटरनल या एक्सटर्नल, उसका पैसा, फीस जो कि सुप्रीम कोर्ट लेता है, इंसिडेंटल रिसिप्ट्स वगैरह सब कुछ इसमें नॉन टैक्स में आते हैं। अब आए टैक्स रेवेन्यू कौन सा है, इसमें पहला आता है इनकम टैक्स, एक्सेप्ट जो इनकम टैक्स होता है एग्रीकल्चर का वो इसमें नहीं आता है। दूसरा है सारी कस्टम ड्यूटीज इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी आएंगी इसमें सभी। कॉरपोरेशन टैक्स आएगा, एक्साइज आएगा, एस्टेट आएगा, ट्रांजैक्शन जो भी हो रहे हैं फ्यूचर और फ्यूचर मार्केट्स में, एक्सेप्ट स्टैम्प ड्यूटी के, टर्मिनल रेट्स इसमें टैक्सेस आ गए, एग्रीकल्चरल वैल्यू पे टैक्सेस आ गए, इंटरस्टेट कॉमर्स में टैक्स आ गया। तो ये सभी सारे सोर्सेज हैं, तो इनमें से कोई आप 2 कोट कर सकते हैं। अब टैक्स इसको समझ ले, थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डिटेल है। टैक्स रेवेन्यू जो है जैसे यूनियन एक्साइज टैक्स है, एक्साइज किस चीज़ के लिए होता है, ये सोर्स लीड किया जाता है, सोर्स लेविड बाय कमोडिटीज जो कि प्रोड्यूस की जाती है कंट्री के अंदर बट एक्सक्लूडिंग उन स्टेट्स के जहाँ पे कि एक्साइज लेवी किया जा रहा है, जैसे कि लिकर है, नार्कोटिक ड्रग्स है। इंपॉर्टेंट कमोडिटीज जो भी इसमें आती हैं जैसे चीनी है, कॉटन है, मिल्क क्लॉथ है, टबैको है, मोटर स्प्रिट है, ये सब आ गए। कस्टम्स मतलब कि ये इंक्लूड करते हैं सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज। कॉरपोरेशन टैक्स, ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज के नेट प्रॉफिट पे लगाया जाता है। वेल्थ टैक्स प्रोग्रेसिव एनुअल टैक्स होता है, नेट वेल्थ पे लगाया जाता है इंडिविजुअल्स की और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज की, जिसको हम HUF कहते हैं। गिफ्ट टैक्स जो जनरली प्रॉपर्टी जो कि हम एज अ गिफ्ट हम दे रहे हैं किसी को, फ्यूचर सक्सेसर को, उसमें लगता है। कैपिटल गेन टैक्स आता है जो कि सेल एक्सचेंज ट्रांसफर करते हैं हम कैपिटल एसेट का, उससे आता है। होटल एक्सपेंडिचर टैक्स ये रिसेंट न्यू टैक्स है और जो भी हाई क्लास होटल्स को पैट्रोनाइज करते हैं उनके केस में लगता है। टैक्स ऑन फॉरेन ट्रैवल, ये नया टैक्स है जो कि कंजर्व करता है फॉरेन एक्सचेंज को और रेवेन्यू को बढ़ाता है। नॉन टैक्स में आ गए आपके इंटरेस्ट रिसीव की, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रेलवेज भी इसी में आते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट इसमें आएगा, फिर अदर जो भी नॉन टैक्स सोर्सेज हैं रेवेन्यू के वो भी इसी में आएंगे, तो इस तरीके से आता है। अब स्टेट का हमने सेंटर का हमने देख लिया था, स्टेट का भी मोर और लेस हम देख सकते हैं इसमें। टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू मोर और लेस सिमिलर चीज़ें हैं, बट लैंड रेवेन्यू, लैंड का पैसा टैक्स जो होता है वो स्टेट लेता है। एग्रीकल्चर इनकम से आने वाला, बिल्डिंग से आने वाला, इलेक्ट्रिसिटी बिजली से आने वाला, रोड से आने वाला, वाटरवेज से आने वाला, एक्साइज जो भी नारकोटिक एक्साइज ड्यूटी जो भी नारकोटिक ड्रग में लगती है, या लिकर अल्कोहल की लिकर अल्कोहल सॉरी अल्कोहल लिकर जो सेल होती है उसका जो पैसा है, जैसे कि हरियाणा में जो रेट होगा वो डिफरेंट होगा कंपेयर टू गुड़गांव, मतलब सॉरी हरियाणा का रेट जो है वो डिफरेंट होगा कंपेयर टू अदर स्टेट का रेट, उस जस्ट एक एग्जाम्पल की तरफ से देख सकते हैं। तो स्टेट को कहाँ से पैसा आता है, तो एक शेयर पूल बनता है इनका, जैसे 46% तो ये टैक्स रेवेन्यू से ले रहे हैं, 26% ये सेंट्रल टैक्स का शेयर ले रहे हैं, 8% ये स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू शेयर लेते हैं और 20% ये ग्रांट्स लेते हैं। इस तरीके से इसका डिवीजन रहता है। चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी हम 15th अब आगे के एग्जाम्स में 15th पूछा जाएगा, तो हम 15th के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि डिटरमाइन करती है मेथड और फॉर्मूला कैसे हमारा टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, ये काम करना इसका मेन सोल फंक्शन है। आर्टिकल 280 के अंडर प्रेसिडेंट को रिक्वायर मतलब इट प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड
कि वो कंस्टिट्यूट करे इसको 5 साल में या 5 साल से पहले वो बना सकते हैं, ऐसे कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। 15वीं जो फाइनेंस कमीशन है वो 2017 में आई थी। इसके चेयरमैन थे एनके सिंह जी, जिसकी जो रिकमेंडेशंस थी ये 5 साल तक चलेंगी, 21-22 से लेकर के 25-26 तक। वर्टिकल इसमें 2 तरीके का टैक्स का हमने बँटवारा देखा। इसमें वर्टिकल डिवोल्यूशन हुआ है टैक्स का, जो कि यूनियन से स्टेट्स के बीच में गया है, और हॉरिज़ॉन्टल हुआ है जो कि स्टेट्स के बीच में एलोकेट हुआ है। अब इसमें एक इन्होंने पूल दिखाया था कि किस तरीके से अलग-अलग फाइनेंस कमीशन में जो स्टेट का पूल है वो बढ़ता गया है। 11वीं फाइनेंस कमीशन में 29.5 था, फिर 30.5 हुआ, फिर 32, फिर 42, आज की डेट में 15th फाइनेंस कमीशन के अंडर 41 है। इफेक्टिव टू द चेंजेस जो कि जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसको सब्जेक्ट टू उस चेंज के 41 हमारा परसेंट इसमें शेयर पूल है। बात करते हैं 14th और 15th में क्या डिफरेंस है। इसमें वेटेज पे डिफरेंस आया है। पॉपुलेशन का जैसे वेटेज 27.5 था, जिसको घटा के 15 कर दिया गया है। एरिया का 15 एज इट इज 15 रहा है। इकोलॉजी का 7.5, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का 10% कर दिया गया है। इनकम डिस्टेंस को 45 रखा गया है, 5 कम कर दिया गया है, और एक फैक्टर ऐड किया गया है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जो कि है 12.5%। ओवरऑल टैक्स एफर्ट्स 2.5% के अराउंड हमने इसमें बियॉन्ड किए हैं, ऐड किया है, मतलब एक नया कैरेक्टर ऐड किया है जो कि है टैक्स एफर्ट्स। ठीक है, तो इसमें जो है आप जो डिफरेंस देख पाएंगे, हो सकता है ये काफी बार पूछा भी जाता है एग्जाम पे क्वेश्चन, ये बहुत प्रोमिनेंट है। तो पहला है इनकम डिस्टेंस जो कि 50 से 45 हुआ। पॉपुलेशन 1975 71 के टाइम पे 17.5% था, तो यहाँ पे हमने इसको नहीं कंसिडर किया है। पॉपुलेशन 2011 में 10 से 15 हो गया। एरिया में 15 से 15 ही रहा। फॉरेस्ट कवर में 7.5 का हमने, फॉरेस्ट कवर था 7.5, और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को हमने इस बार कर दिया 10। इसमें हमने इकोलॉजी वर्ड यूज किया है कवर के बदले। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की बात करें तो 12.5 है। टैक्स एफर्ट्स हमने ऐड किए हैं 2.5। तो इस तरीके से इसका पूरा डिविडेंड शेयर बनता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नीति कमीशन क्या है। 1 जनवरी 2015 से बॉटम अप अप्रोच को एम्फसाइज करते हुए, मिनिमम गवर्नमेंट का सिद्धांत फॉलो करते हुए, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट का सिद्धांत फॉलो करते हुए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की इको की स्पिरिट में हमें ये कंस्टिट्यूट की गई नई बॉडी, जिसका नाम था नीति कमीशन। चेयरमैन होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। गवर्निंग काउंसिल होती है, उसमें स्टेट्स के सीएम होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। यूटीज के रीजनल काउंसिल होती है जो कि एड्रेस करती है रीजनल इश्यूज पे, जिसमें कि सीएम, गवर्नर्स, चेयर जो कि पीएम और उनके नॉमिनी चेयर करते हैं। एडॉक मेंबर्स 2 मेंबर्स होते हैं इन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी, जो कि लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से आते हैं रोटेशनल बेसिस पे। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में हमारे मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि पीएम नॉमिनेट करते हैं, उनके वहां से आते हैं। सीईओ की बात करें, अपॉइंट किए जाते हैं पीएम के द्वारा फिक्स टेन्योर के लिए, और इनकी रैंक होती है सेक्रेटरी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहते हैं, उनकी रैंक के ये पर्सन रहते हैं। स्पेशल इनवाइटीज में एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट को अलग अलग डोमेन से बुलाया जाता है। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो कि है नीति आयोग हब। ये क्या है? ये एक टीम इंडिया हब इसे कह सकते हैं। ये एक इंटरफेस होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। नॉलेज और इनोवेशन हब होता है ये, जो कि थिंक टैंक की तरह काम करता है नीति आयोग के केस में। आयोग प्लान टू कम 3 डॉक्यूमेंट्स आयोग ने डिसाइड किए हैं कि आयोग 3 मेन डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा। 3 साल का एक्शन एजेंडा, 7 साल का मीडियम टर्म स्ट्रेटजी प्लान या पेपर, और 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट। तो ये चीजें हैं जो कि इसके द्वारा की जाएंगी। नीति आयोग में और प्लानिंग कमीशन में क्या डिफरेंस है? नीति आयोग एक थिंक टैंक है, एडवाइजरी थिंक टैंक है। ये वर्ड याद कर लेना, कई बार मेंस के लिए आपका इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनेगा। प्लानिंग कमीशन क्या है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग का एक्सपर्टीज वाइडर है क्योंकि मेंबरशिप अलग अलग एरिया से ड्रॉ की जाती है। प्लानिंग कमीशन की जो एक्सपर्टीज थी वो लिमिटेड थी। जो नीति आयोग का मेन फंडा है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अराउंड है। प्लानिंग कमीशन पार्टिसिपेट मतलब पार्टिसिपेशन तो लेती है स्टेट्स का, बट एज स्पेक्टेटर्स, मतलब कि वो सिर्फ देखते हैं, मीटिंग को सिर्फ अटेंड करते हैं। जो नीति आयोग होती है उसमें सेक्रेटरीज को हम सीईओ कहते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। रिसेंटली जिनको किया गया था अपॉइंट वो थे परमेश्वरन अय्यर। जो कि प्लानिंग कमीशन में तो ऐसा नहीं है, सेक्रेटरीज अपॉइंट किए जाते हैं यूजुअल प्रोसेस के थ्रू। नीति आयोग एक बॉटम अप अप्रोच है, मतलब नीचे से ऊपर जाने की अप्रोच है। प्लानिंग कमीशन एक टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब कि कुछ चीजें हैं जो हमें बस फॉलो करनी पड़ती हैं। नीति आयोग में मैंडेट नहीं है इम्पोज करने का पॉलिसीज, बट प्लानिंग कमीशन में इम्पोज की जाती हैं पॉलिसीज अलग अलग लेवल्स पे।
मोर और लेस हमने देख ही लिया है। काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स और भी किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा, जैसे कि आप दे सकते हो एसडीजी इंडिया इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, अटल इनोवेशन मिशन 7 प्रोजेक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, हेल्थ इंडेक्स, ये सब सारे प्रोजेक्ट्स उनके द्वारा किए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल आता है ई अमृत पोर्टल। ये क्या चीज़ है, ये भी पूछा जाता है, तो एक बार देख लेते हैं। ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईवी के रिगार्डिंग, जो भी मिथ्स हैं, जो भी आपके कॉनोटेशंस हैं इसके अराउंड, जो भी हैं सच्चाई हमारे जो सामने आने की एक पोर्टल है, वो ये ई अमृत पोर्टल बनती है। अब एक बार देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। चेयरमैन मैंने बात किया, वाइस चेयरमैन बात किया, सीईओ को ये बात किया, फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल, स्पेशल इनवाइटीज। ऑलरेडी हम सारी चीजें देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेट एनी 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट सेक्टर। एक्सपोर्ट सेक्टर में हम क्या क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो थोड़ा 3-4 देख लेते हैं। पहला है कि हमारे पोर्ट्स कंजेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास सबसे पहले जगह होनी चाहिए कुछ भी करने के लिए। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनएडिकेट है, कंप्लीट नहीं है हमारे पास, कंप्लीट एज रिक्वायर्ड हमारे पास उतना नहीं है। क्या नहीं है, हमारे पोर्ट्स कंजेस्टेड हैं, रोड्स प्रॉपर नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, आउटडेटेड रेल इक्विपमेंट्स हैं जो कि अभी सिस्टम को थोड़ा सा लैग कराते हैं। दूसरा आता है चैलेंज, लो क्रेडिट एक्सेस। हमारा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हाई है, कोलेटरल कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं, इंफॉर्मेशन की कमी है जिसकी वजह से प्रोसेस में स्मूथनेस कम है। तीसरा चैलेंज है डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है, हैवी प्रोसेस है, टर्न अराउंड टाइम जो होता है टैड जिसे बोलते हैं, जिसने जितने दिनों में हमारा काम पूरा हो जाएगा। किसी भी वर्क फाइल में लेके या किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारा प्रोसेस कितने दिनों में एंड हो जाएगा, वो काफ़ी हैवी है, मतलब उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और चौथा है ट्रेड बैरियर्स, जैसे कि हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज है, नॉन टैरिफ बैरियर्स है, ये कुछ अदर फैक्टर्स में काउंट करता है। अगला आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल करने के क्वांटिटेटिव मेथड से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है क्या। क्रेडिट को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, दो तरीके हैं, क्वांटिटेटिव तरीका है, क्वालिटेटिव तरीका है। क्वांटिटी मतलब कि जनरल मेथड्स को आप यूज़ करेंगे, इसमें आप बैंक रेट, ओएमओ जिसे आप ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो जिसे हम सीआरआर कहते हैं, इनके मदद से हम क्वांटिटेटिव मेथड को फॉलो कर सकते हैं। क्वालिटेटिव मतलब कि सिलेक्टिव मेथड में हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे, क्रेडिट रैशनिंग करेंगे, मॉरल परसुएशन करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे, रेगुलेट करेंगे कंज्यूमर क्रेडिट, इस तरीके से हम कुछ मेथड्स को इसमें यूज़ करेंगे। जो आरबीआई का काम होता है वो रिक्वायर किया, वो इसी को कंट्रोल करना या मेंटेन करना या स्टेबलाइज करने के टर्म्स में आता है। जो हमने क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करी, ये रेगुलेट करते हैं वॉल्यूम को, पैसे की क्वांटिटी को, वॉल्यूम को, जो भी टोटल क्रेडिट किया जा रहा है। जबकि क्वालिटेटिव मेथड जो होते हैं ये रेगुलेट करते हैं फ्लो को, स्मूथनेस बढ़ाते हैं फ्लो की। जैसे कि क्वांटिटेटिव में हमने बैंक रेट पॉलिसी पढ़ी, ये क्या चीज़ है, ये एक ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट है जिसपे कि आरबीआई रीडिस्काउंट करती है अप्रूव्ड बिल्स को, जो कि कमर्शियल बैंक्स के द्वारा रखे जाते हैं। ओएमओ क्या होता है, इसका काम होता है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करना, डायरेक्ट सेल और परचेज करना सिक्योरिटीज और बिल्स को ओपन मार्केट में आरबीआई के द्वारा। ऐसे ही सीआरआर है, ये पोर्शन है टोटल डिपॉजिट का जो कि कमर्शियल बैंक्स में होता है, जिससे कि आरबीआई अपना कैश रिजर्व मेंटेन करता है। इस तरीके से काफी सारे हैं, तो आप ये इसमें से देख सकते हैं, थोड़ा सा इजी आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट रीजंस फॉर द गैप ऑफ 3 years बिटवीन टर्मिनेशन ऑफ थर्ड 5 year प्लान एंड द बिगनिंग ऑफ द फोर्थ 5 year प्लान। ओके, इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 5 year प्लान का कॉन्सेप्ट या फंडा क्या है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये काफ़ी अलग-अलग एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 से 56 के बीच में। 56 से 61 के में आया सेकंड प्लान, 61 से 66 तक आया थर्ड प्लान। यहाँ पे तो कोई भी गैप नहीं है। पहले प्लान में ओवरऑल एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की बात की गई, एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, अब उनको इंडस्ट्री चाहिए थी, तो सेकंड में उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करी। इंडस्ट्री भी आ गई, तो अब क्या करना था, सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए थी, फूड की सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए थी, इकोनॉमी की, कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, उसके लिए हम थर्ड प्लान पे आए। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक बहुत सॉर्टेड है। फोर्थ प्लान का क्या कॉन्सेप्ट है कि 66 से 69 के बीच में 3 साल का इसमें गैप है। उसके बाद 69 से फिर हम 74 तक जाते हैं। इसमें हमने सेल्फ रिलायंस और सस्टेन्ड ग्रोथ की बात करी, कि हम रिलायंट बने और हम सस्टेन करें अपने प्रोसेस में, हमने इसकी बात करी। अच्छा, एक इसमें आपके लिए
प्लान इसको हम थोड़ा-सा और एक बार समझते हुए कर लेते हैं। पहले प्लान प्लान में हमने बात कर ली, सेकंड प्लान की हमने बात कर ली, थर्ड प्लान की भी हमने बात करी। चौथा प्लान जो था 66 से 69 जो था, यहाँ पे क्राइसिस हुई थी। इसको हमने एनुअल हॉलिडे कहा था इस पूरे 3 साल के टाइम को। इसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड आया, वो आया आपका फोर्थ प्लान जो आया 69 से 74। 74 से फिर हम 79 चले गए, इसमें हमने कोई इशू नहीं किया। फिफ्थ में हमने पॉवर्टी की बात करी। सिक्स्थ में आए हम 79 से, अब देखो यहाँ पे 79 तक हम चले गए थे, वहां पे अब हमने यहाँ पे भी हमारा गैप आ गया। 80 से हम 85 पे आएंगे। अब 80 से 85 पे आएंगे, मतलब कि 79 में कुछ हुआ। फिफ्थ प्लान कितना चला, 79 तक चला। फिर यहाँ पे आपने एक आपका 79 से कुछ कंटिन्यू नहीं हो रहा है। सिक्स्थ प्लान आपका 80 से 85 कंटिन्यू हो रहा है। सेवन्थ प्लान आपका बन रहा है 85 से 90। सेवन्थ प्लान में मॉडर्नाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, वो सब चीज़ें हमने बात करी। एट्थ प्लान आया आपका, फिर यहाँ पे गैप है देखो 92, 90, 91, 92, 92 से आ रहा है आपका अगला प्लान 97 तक। इसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स की बात करी, एम्प्लॉयमेंट की बात कर ली, फिर हमने ह्यूमन रिसोर्स की बात कर ली। नाइन्थ आया 97 से 2002, फिर 2 से 7, 7 से 12, 12 से 17, ये बराबर चलते रहे। उसके बाद नाइन्थ में हमने डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की बात करी, टेंथ में हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात करी, 11th में हमने ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करी, और 12th में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी। इसको आप सिंपल, बहुत बहुत ही सिंपल है, इसे आप याद कर सकते हैं, और इसको आप कहीं ना कहीं ड्रॉ करके आप एक्स्ट्रा मार्क्स इसमें फेच कर सकते हैं बहुत इजीली। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एनुअल प्लान 89 से 91 तक नो प्लान ड्यू टू द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इसलिए एनुअल प्लान्स इस पीरियड में आए। ठीक है, हमने ऑलरेडी इनके बारे में हमने पढ़ लिया है, तो इसको आप यहाँ से याद करके समझ के आप इसे यूज कर सकते हैं। अब आया व्हाट आर द 6 कंपोनेंट्स ऑफ भारत निर्माण। भारत निर्माण के 6 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। पहली बात तो भारत निर्माण है क्या, ये एक टाइम बाउंड प्लान है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टनर कर रही है स्टेट गवर्नमेंट के साथ और पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये कब आया था पूरा कार्यक्रम, ये हुआ था दिसंबर 16 2005 में आया था। इसमें 6 कार्यक्रम भारत निर्माण के, किसी भी सपोज समझो भारत को एक घर समझो, आप कैसे निर्माण करोगे अपने घर का। सबसे पहले आप देखोगे पानी है कि नहीं है, ड्रिंकिंग के लिए पानी है कि नहीं है, रोड है कि नहीं है, फिर इरिगेशन है कि नहीं है। पानी और इरिगेशन काइंड ऑफ सिमिलर ही है, तो पानी का सप्लाई इरिगेशन मतलब रिलेट कर सकते हो आप। टेलीफोन की कनेक्टिविटी, आप फोन पे बात नहीं कर पाओगे तो कैसे कुछ कम्युनिकेट करोगे किसी से, तो कनेक्टिविटी है कि नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, सबसे इंपॉर्टेंट बिजली पानी देखते हैं ना, बिजली पानी घर, तो बिजली पानी घर, वो सभी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। तो ये 6 कंपोनेंट्स आपके बन गए, सिंपल है। अब अगला आता है हाउ इज द यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में इंडस्ट्रीज के अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। लेबर के बेसिस पे हम लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल में आते हैं। रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम हैवी लाइट में आते हैं। ओनरशिप के बेसिस पे हम प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव या मल्टीनेशनल्स में आते हैं। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से हम एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, पेट्रोल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड इसमें आते हैं। और मिसलेनियस में हम आते हैं कि विलेज है, कॉटेज इंडस्ट्री है, कंज्यूमर है, एंसिलरी है, बेसिक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो भी, मतलब इस तरीके से हम इसमें आते हैं क्लासिफिकेशन में। अब आते हैं, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, बेसिस हमने थोड़ा सा देख लिया। तो क्लास हमसे पूछ रहा है ये यूज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हमें बतानी, यूज के बेसिस पे। तो ये सभी जो मेथड्स हैं या जो सभी आपके क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं, आपको सभी पढ़ने चाहिए आइडियली, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसको समझने के लिए आप यहाँ से इसको रेफर कर सकते हैं। अगला आता है आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है। ये मैं मल्टीपल टाइम्स इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ सामने ला चुकी हूँ। आई थिंक अब तक तो आपको पता चल चुका होगा क्या है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी रेफर करता है नंबर ऑफ क्रॉप्स को रेज करना एक फील्ड में एक साल में, जिसको कि हम फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, जिसमें क्या आता है जीसीए अपॉन एनएसए, मतलब कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन एनएसए, मतलब कि नेट सोन एरिया इनटू 100। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब होता है टोटल एरिया सोन वंस या फिर मोर देन वंस किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। एरिया को काउंट किया जाता है एज मेनी टाइम्स जितने टाइम उस पे हम सोइंग कर रहे हैं। तो ये जो टोटल एरिया होता है, इसको हम टोटल क्रॉप्ड एरिया या टोटल एरिया सोन भी कहते हैं, या टोटल सोन एरिया भी कहते हैं। अगला आता है नेट सोन एरिया। ये रिप्रेजेंट करता है टोटल एरिया सो किया जाता है जिसमें कि क्रॉप्स या ऑर्चर्ड्स हमने लगाए हैं। एरिया जब एरिया जिसमें कि मोर देन वंस भी अगर सोइंग अगर हम कर रहे हैं, बट स्टिल उसको हम काउंट करेंगे वन, ठीक है। अराउंड 51% एरिया को हम जोग्राफिकल एरिया में
जो है हमारा, वो ऑलरेडी अंडर कल्टीवेशन है, कंपेयर करें वर्ल्ड के एवरेज से जो कि 11% है। प्रेजेंट जो हमारी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 136% है, जो कि रजिस्टर्ड हुआ है एक इंक्रीज के साथ 25% इंडिपेंडेंस से लेकर के हमने 25% का हमने इंक्रीज देखा है। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट आता है, कई बार रोटेशनल इंटेंसिटी पूछी जाती है इंस्टेड ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो रोटेशनल इंटेंसिटी में अपना सिंपल बस इतना डिफरेंस है कि नंबर ऑफ क्रॉप्स जो कि आप ग्रो कर रहे हैं रोटेशन में डिवाइडेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ द रोटेशन। अगर 2 साल का रोटेशन है, उसमें आपने 4 क्रॉप्स ग्रो किए, तो आप उस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अगला आता है नेम पंचप्रयाग एंड द रिवर्स, जो कि कॉन्फ्लुएंस में बनती हैं उत्तराखंड स्टेट में। 5 प्रयाग हैं। 5 में से पहला है विष्णु प्रयाग, जो कि VAD करके भी आप याद कर सकते हो या वाल्दा करके भी आप याद कर सकते हो। V से है विष्णु प्रयाग, जो कि बनता है अलकनंदा और धौली गंगा के कॉन्फ्लुएंस से। ठीक है। अलकनंदा आपकी मेन रिवर रहेगी, जिसमें की सब सारी रिवर्स इसमें की मिलेंगी। विष्णु प्रयाग आपका आ गया, अलकनंदा और धौली गंगा। दूसरा आता है आपका नंद प्रयाग। इसमें आपने सिंपल याद रखना है, अलकनंदा तो आप याद रखेंगे, नंदाकिनी रिवर, नंद से नंदाकिनी रिवर है। जो अलकनंदा का सोर्स है वो सतोपंथ ग्लेशियर है, जो कि बद्रीनाथ धाम पे है, और नंदाकिनी नंदा देवी पीक से फुट से आती है। कर्णप्रयाग तीसरा है। कर्णप्रयाग फिर अलकनंदा वापस से आ गया। इसमें आप याद करोगे कपी, KAPI, कपी कपी कर सकते हो आप अपने हिसाब से, अपना निमोनिक देख सकते हो, वैसे तो कपी सही है। कर्णप्रयाग बनता है अलकनंदा और पिंडारी से, पिंडारी, कर्ण पिंडारी। या ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि कर्ण मतलब कि कान, कान को छेदने के लिए आपने पिन का इस्तेमाल किया, तो पिंडारी, तो पिन से रिलेट हो सकता है, मतलब आप देख लीजिए, इफ इट इज पॉसिबल टू लर्न दिस वे तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अगला है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग बनता है रैम से, मतलब अलकनंदा तो है ही, साथ में मंदाकिनी रिवर्स में साथ में आती है, तो RAM तो याद हो जाएगा इजीली। अगला है देवप्रयाग, ये लास्ट है, बट इसमें ये होता है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, DAB से याद कर सकते हो, अलकनंदा के साथ इसमें भागीरथी मिलती है। अब इसमें क्या है कि कई बार सीक्वेंस रजिस्टर भी करने को बोलते हैं, मतलब अरेंज करने को, तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, YGKB, YGKB, या तो ऐसे याद रख लो, Z से एक कम Y होता है, A के बाद आता है B, तो Y और B यहाँ पे याद कर लो, G के यहाँ पे याद कर लो, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। यमुनोत्री से आई यमुना, गंगोत्री से आई भागीरथी, केदारनाथ से आई मंदाकिनी, बद्रीनाथ से आई अलकनंदा। अलकनंदा और धौलीगंगा मिले, बन गया विष्णु प्रयाग। ये चलते गया आगे, इसमें नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग, उसके बाद इसमें पिंडार मिला तो कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी मिली तो रुद्र प्रयाग, और भागीरथी मिली तो देव प्रयाग, और फाइनली ये गंगा बन के नीचे आ गई। इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला है औली क्यों फेमस है। औली सबसे पहले है कहाँ पे, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है उत्तराखंड में। औली बुग्याल के लिए फेमस है, गढ़वाली में जिसको मीडो कहा जाता है, जो कि एलिवेशन ऑफ नियरली अबाउट 2800 मीटर्स पे पाए जाते हैं। ये स्कीइंग डेस्टिनेशन है बहुत अच्छा, केबल राइड्स हैं यहाँ पे, स्नोई स्लोप्स हैं यहाँ पे, नंदा देवी जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है कंट्री का, वहाँ का इससे व्यू भी बहुत अच्छा है। तो ये एक काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इसके। अगला है यादसा गुम्बा। कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस या कीड़ा जड़ी किसको कहते हैं। कॉर्डिसेप्स मशरूम एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है, जो कि एशियन मशरूम है। कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस का जो कि है बनती स्प्राउट करती है बॉडी ऑफ डेड कैटरपिलर से, जो कि वाइल्ड में होता है। ठीक है। इसको हिमालयन वाइग्रा भी कहा जाता है, यारसा गुम्बा भी कहा जाता है, विंटर वॉर्म या समर ग्रास भी इसे कहते हैं। ये 3800 के ऊपर के एल्टीट्यूड में पाया जाता है, ठंडे इलाकों में ये होता है, भूटान, इंडिया, नेपाल, तिब्बत, इन सभी एरियाज में ये होता है। इसके फायदे क्या हैं, एंटी एजिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है, डायबिटीज़ को फाइट करता है, ट्रीटमेंट करता है, हेल्प करता है ट्रीट करने, कैंसर की, सेक्सुअल डिसफंक्शंस के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए हेल्प करता है, हेपेटिक फंक्शंस, किडनी से रिलेटेड मतलब जो भी फंक्शंस हैं उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। तो इन सभी फैक्टर्स को आप ध्यान में रख सकते हैं, और इसे आप इसके फायदे आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हम इसका नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर आपको पसंद आता है कंटेंट तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के वहाँ पे इसकी PDF कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।